जेस्सी के ऊपर गिर जाता है। जेस्सी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जेरल को अपने ऊपर से हटाती है। अब यहाँ जेरल बेड से नीचे आ जाता है। ये कुत्ता जेरल को देखकर उसे ही खाने लगता है, तो जेस्सी उसे रोकने की कोशिश करती है। की शुरुआत जेस्सी और जेरल नाम के जोड़े को दिखाने से होती है, जो छुट्टियां मनाने अपने फार्म हाउस जा रहे थे। आगे हमें उनकी बातों से लगता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये लोग कुछ साथ में समय बिताने के लिए फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस जा ही रहे थे तभी उन्हें रास्ते में एक कुत्ता दिखाई देता है, जो कि एक जानवर को खा रहा था, और उस कुत्ते को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा भूखा है। पर जेरल उस कुत्ते को अनदेखा करके वहां से निकल जाता है। अब इसके बाद ये लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस में जेस्सी को मीट मिलता है। जेस्सी अब उस मीट को काटकर उस कुत्ते को खाने के लिए देती है। इसी दौरान जेरल एक दवाई खाता है, जो कि असल में वायग्रा थी। थोड़ी देर बाद जेरल जेस्सी को लेने घर से बाहर आता है, और जेरल को देखकर वो कुत्ता बिना खाए ही वहां से भाग जाता है। फिर जेरल जेस्सी को लेकर घर के अंदर जाने लगता है, और हम देखते हैं कि वो लोग घर के पीछे का दरवाजा बंद करना भूल चुके हैं। घर के अंदर जेस्सी एक सेक्सी नाइट ड्रेस पहनती है, और फिर जेरल उसके पास आता है। क्योंकि इनकी शादीशुदा जिंदगी काफी बोरिंग बन गई थी, इसलिए जेरल कुछ नया करना चाह रहा था। इसीलिए जेरल जेस्सी के दोनों हाथों को बांध देता है। जेरल जेस्सी को कुछ अजीब करने को बोलता है, लेकिन जेस्सी उसे ऐसा करने से मना करती है। अब यहाँ जेरल को जेस्सी की बातों से बहुत गुस्सा आता है, और वो जेस्सी को गंदी गंदी बातें बोलने लगता है, और उसे बताता है कि तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है। अब जेस्सी जेरल को हथकड़ी खोलने के लिए बोलती है, लेकिन जेरल उसे मना कर देता है। अब यहाँ उसे हार्ट अटैक आ जाता है, और वो जेस्सी के ऊपर गिर जाता है। जेस्सी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो जेरल को अपने ऊपर से हटाती है। अब यहाँ जेरल बेड से नीचे गिर जाता है, लेकिन जेस्सी को लगता है कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो जोर जोर से बोल के उसे उठने के लिए बोलती है, पर जेरल कुछ बोल ही नहीं रहा था। वही थोड़ी देर बाद जेस्सी को जेरल के सर से खून निकलता दिखता है, जिससे वो समझ जाती है कि जेरल तो मर चुका है। ये जानकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। ऊपर से उसके हाथ भी बंधे हुए थे। जेस्सी चिल्लाकर मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता, क्योंकि उनका फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच था। अब ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं, और शाम होने पर जेसी के कमरे में वही भूखा कुत्ता आ जाता है। ये कुत्ता जेरल को देखकर उसे ही खाने लगता है, तो जेस्सी उसे रोकने की कोशिश करती है। जेसी के हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाती, और वो कुत्ता जेरल की बॉडी को खाने लगता है। एकदम से मरा हुआ जेरल उठ के खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर जेस्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उसे लगता है कि वो जिंदा है। पर जल्द ही पता चलता है कि जेरल सच में मर गया है। अब जो उसके सामने बात कर रहा है, वो बस उसके दिमाग का इमेजिनेशन है। अब आगे जेरल जेस्सी से देर तक बातें करता है, जिसके बाद किसी तरह से जेस्सी अपने हाथों को हथकड़ियों से छुड़ा लेती है। लेकिन जल्द ही हमें पता चलता है कि वो भी जेस्सी की इमेजिनेशन थी, यानी कि जेस्सी खुद को और जेरल को इमेजिन कर रही है। इसके बाद तीनों बात करते हैं, और हम देखते हैं कि इमेजिनरी जेस्सी रियल जेस्सी की पॉजिटिव साइड दिखाती है, लेकिन जेरल जेस्सी की नेगेटिव साइड दिखाता है, और जेरल जेस्सी को डिमोटिवेट करता है, और कहता है कि वो यहीं पर ऐसे ही मर जाएगी। दूसरी ओर इमेजिनरी जेस्सी उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि तुम्हें अभी हार नहीं माननी चाहिए। अब थोड़ा समय बीत जाने के बाद जेस्सी को प्यास लगती है, और वो बेड के साइड में एक ग्लास देखती है, और जैसे तैसे करके वो ग्लास को उठाती है, और अपनी नाइटी का इस्तेमाल करके वो पानी पीती है, और पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए सो जाती है। वही आधी रात को उसकी आंख खुलने पर उसके रूम में एक बहुत ही डरावना आदमी दिखाई देता है। वो आदमी जेस्सी को अपना बैग दिखाता है, जिसमें कई सारी चीजें थी, जैसे कुछ लोगों की हड्डियां और कुछ सामान। अब इसको देखकर जेस्सी को लगता है कि ये भी उसकी एक इमेजिनेशन है, इसलिए वो फिर से सो जाती है। अगले दिन जेरल उसके पास आके उसे बताता है कि कल रात तुमने जिस आदमी को देखा वो तुम्हारी आत्मा लेने आया था। जेस्सी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी वो उस रूम में किसी के पैरों के निशान देखती है, जो कि साइज में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। ये देखकर जेस्सी बहुत डर जाती है, और तभी हमें जेस्सी के बचपन का कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसे हमें पता चलता है कि जेस्सी के डैड उसे अबूज किया करते थे, और वो उसे धमका के इन सब के बारे में शांत रहने के लिए बोलते थे। उसके डैड जिस तरह से उससे ये सब कहते थे, उससे हम समझ पाते हैं कि वो इस सब का दोष जेस्सी पर डालना चाहते हैं,
कि यह सब जो हुआ है उसी के वजह से हुआ है। जेस्सी उस समय छोटी थी इसलिए उसे लगता है कि उसकी ही सब गलती है और वो अपने मोम को डैड की सच्चाई नहीं बताती है। और तब से लेकर आज तक जेस्सी ने अपने डैड के करतूतों के बारे में किसी को नहीं बताया। फिर आगे जेस्सी की आंख खुलने पर वो देखती है कि वो कुत्ता उसे ही खाने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर जेस्सी उसे लात से मारती है तो वो कुत्ता वहां से भाग जाता है और फिर वो वापस आके जेस्सी के पैरों को काट लेता है, जिसके बाद वो कुत्ता दोबारा से जेरल की बॉडी को खाने लगता है। इसी दौरान जेरल जेस्सी के पास आकर कहता है कि जल्द ही तुम्हारे में इतने भी ताकत नहीं बचेगी कि तुम कुत्ते को भगा पाओ और तब ये कुत्ता तुम्हें नोच नोच कर खाएगा। अब जेरल से बात करते समय जेस्सी की आंख लग जाती है और इस बार जेस्सी अपने बचपन वाले रूप को हथकड़ियों में बंधा देखती है। फिर वो जेस्सी को कुछ बताती है, जिसके बाद सीन डिनर की ओर शिफ्ट होता है, जहां पर जेस्सी अपने फैमिली वालों के साथ नाश्ता कर रही होती है। नाश्ता करते समय गलती से जेस्सी के हाथों से शीशे का ग्लास टूट जाता है और फिर उसके हाथों से खून निकलने लगता है। अब इस घटना को देखने के बाद प्रेजेंट में जेस्सी को याद आता है कि फ्रिज कूल्ड तेल की तरह स्लेटरी होती है, जिसके मदद से वो अपने हाथ को हथकड़ी से निकाल सकती है, इसलिए वो अपने हाथों को ही काटने का फैसला करती है। यह आइडिया इमेजिनरी जेस्सी को भी ठीक लगती है और जेरल उसे डिमोटिवेट करता है और जेस्सी को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जेस्सी उसकी बातों को नहीं सुनती क्योंकि उसे जेरल का इरादा समझ में आ रहा था। फिर किसी तरह से जेस्सी कांच वाले ग्लास को उठाती है और उसे तोड़कर अपने हाथ को काट लेती है। अब यहाँ जेस्सी का बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद वो पूरी ताकत लगाती है और किसी तरह से वो अपने हाथ को हथकड़ियों से बाहर निकाल लेती है, लेकिन इस चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। अब जेस्सी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए तुरंत फोन उठाती है, लेकिन फोन में बैटरी ही नहीं होती। फिर वो टेबल पर से हथकड़ी की चाबी उठाकर दूसरे हाथ को भी खोलती है और अपने हाथों पर पट्टी बांधकर कार की किस लेने के लिए जाती है, लेकिन उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था और उसका बहुत ज्यादा खून भी निकल गया था, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो उठती है, तब वो देखती है कि वो कुत्ता उसे खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखते ही जेस्सी उसे तुरंत भगा देती है। इसके बाद वो कार की किस लेने के लिए जाती है, तभी वो कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और जेस्सी जब उधर देखती है तब उसे वहां पर वही डरावना आदमी दिखाई देता है जिसे जेरल डेथ कहकर पुकार रहा था। और जेस्सी बिना डरे उसके पास आती है और बार बार वो एक ही बात बोल रही थी कि यह सब रियल नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो बस उसकी इमेजिनेशन है। फिर जेस्सी उस आदमी के बैग में अपनी वेडिंग रिंग डालकर वहां से निकल जाती है। अब जेस्सी कार लेकर जा ही रही थी, लेकिन तभी कमजोरी के कारण जेस्सी फिर से बेहोश हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन जेस्सी अभी भी जिंदा थी। एक्सीडेंट की आवाज सुन के पास में रह रहे कुछ लोग उसकी मदद करने आते हैं। अब यहाँ से हम जेस्सी को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो पुलिस और डॉक्टर को बताती है कि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। वही जेस्सी की दिमाग की हालत खराब देखकर पुलिस वालों ने भी उस पर भरोसा कर लिया। अब आगे जेरल के मरने के उसके इंश्योरेंस के पैसे उसे मिल जाते हैं, जिसके मदद से वो अपनी लाइफ जीने लगती है। अब जेस्सी एक चैरिटी भी शुरू करती है जिसमें में अनाथ बच्चों की मदद करती है। अब जेस्सी की लाइफ काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन रात में जब जेस्सी सोती थी तब उसे सपने में वही डरावना आदमी दिखाई देता था और वो आज भी उस आदमी को याद करके डर जाती थी। यहाँ तक कि पुलिस वालों को फार्म हाउस में जेस्सी की वेडिंग रिंग भी नहीं मिली थी जिसे वो उस आदमी को दी थी, लेकिन जेस्सी को लगने लगा था कि वो आदमी सच में जेस्सी को मारने आया था। लेकिन जेस्सी जब पेपर पढ़ रही थी तब उसे रेमन नाम के एक सीरियल किलर के बारे में पता चलता है, जो ठीक उसी आदमी की तरह दिख रहा था जिसे जेस्सी ने अपनी वेडिंग रिंग दी थी। पेपर में उसकी जानकारी लिखी हुई थी कि उसने कई लोगों को जान से मार दिया है, जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड भी शामिल थे। पुलिस को उसकी बहन और हस्बैंड का कटा हुआ बॉडी मिला था और ये रेमन का ही काम था। रेमन ने जेस्सी को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी, साथ ही में जेस्सी ने उसे वेडिंग रिंग दी थी, शायद इसीलिए रेमन ने उसे जिंदा छोड़ दिया होगा। अब ये सब जानकर जेस्सी रेमन से मिलने कोर्ट जाती है, लेकिन रेमन ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। वो जेस्सी को देखकर कहता है कि तुम रियल नहीं हो। अब जेस्सी रेमन को कुछ कहती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।